Stupid Genius. वेलकम टू द स्टूपिड जीनियस। और हम पढ़ रहे थे शौक के बारे में, और ये शौक पढ़ करके मेरा शौक ख़त्म होने वाला है। अब लगता है भाई मैं बड़ा थक गया हूँ। लगातार ये 3 वीडियो हमने कंप्लीट कर ली, मतलब ये वाली, और हमारी बच गई ये डिस्ट्रीब्यूटिव शौक। और मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट शौक है, एक्चुअली चारों इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें बताऊँ, शौक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक। ठीक है, चलो तो हम सीधा अपने मूव करते टॉपिक के ऊपर। और प्लीज़ सारी वीडियोस देख के आना, ये जो हमने सारी पढ़ाई की ना, सारी वीडियोस देख के आना, वरना ये लास्ट वाले भी समझ नहीं आने वाली। और पूरी सीक्वेंस में देखना है कि कौन सी सीक्वेंस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव शौक के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो भी मतलब हो, इसमें 3 इंपॉर्टेंट शौक्स होते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव जो शौक है ना, ये क्या होता है, नॉर्मली ब्लड से रिलेट, जो हमारे डिफरेंट पेरिफेरीज में डिफरेंट नर्व्स की प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, ये होता है। तो इसमें 3 चीज़ें होती है। कितने होती है? 3। एक तो सेप्टिक शॉक, पहले नाम सुनो, सेप्टिक शॉक। दूसरा एनाफाइलेटिक शॉक, एंड तीसरा इज न्यूरोजेनिक शॉक। कितने होते हैं? 3 इसके पार्ट्स होते हैं, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक है, आ जाओ सुनो। सेप्टिक का मतलब क्या होता है, देखो सेप्टिक शॉक का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखो, सेप्सिस का मतलब होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सेप्सिस का मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसका कॉन्सेप्ट समझो पहले। सी, दिस इज आवर नेस्टी बैक्टीरिया, दिस इज आवर नेस्टी बैक्टीरिया। अच्छा, इस बैक्टीरिया को देख के, है ना, जो हमारा मैक्रोफेज है, इसके दिल में प्यार मच गया। क्या मच गया? प्यार मच गया। अब ये हो गया गुस्सा। क्या हो गया? गुस्सा। क्यों? क्योंकि इसको ये बैक्टीरिया पसंद आ गया था, और इसने इस बैक्टीरिया को बोला कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, और इस बैक्टीरिया ने मना कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो इम्यून सेल है, इस सेल को क्या हो गया? गुस्सा आ गया। मजाक बाद में मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज आवर बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया को देख के हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो गुस्से में आ जाता है। तो ये क्या कहता है इम्यून सिस्टम, अब मैं इसको मार डालूंगा। क्या करूँगा? इसको मार दूंगा। तो ये गुस्से में आके क्या करता है, साइटोकाइंस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है ये? साइटोकाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया लिखा है मैंने, गलती हो गई, सरकार माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई लगता है नोट्स बनाने में। यहाँ पे लिखेंगे हम इम्यून सेल। सो इम्यून सेल रिलीजेस साइटोकाइंस, राइट। अब इन साइटोकाइंस का नाम क्या क्या होता है? IL-1। ये क्या बोल रहे हो सर? इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1 and 6, एंड देन ट्यूमर नेफ्रोटिक फैक्टर अल्फा, ट्यूमर नेफ्रोटिक फैक्टर अल्फा। सो दीज आर द इंटरल्यूकिन्स। ठीक है, जो कि मैक्रोफेज या फिर हमारे डेंड्राइटिक सेल्स या फिर जो भी हमारे इम्यून सेल्स है वो क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ठीक है, अब ये जो इंटरल्यूकिन्स 1, 6 एंड ट्यूमर नेफ्रोटिक फैक्टर अल्फा जो है ना, इसके 2 काम होते हैं। कितने काम? 2 काम। पहला, दिस इंक्रीजेस परमियाबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है ना, ब्लड वेसल्स जो हमारा होता है, इसकी परमियाबिलिटी क्या करते हैं? वो इंक्रीज कर देते हैं। अब ब्लड वेसल्स की परमियाबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्या होगा? फ्लूइड लॉस। कैसे? सुनो ना, देखो ये है कैपिलरीज, है ना। अब ये देखो, मजा आ जाएगा। ये है, पहले कैपिलरीज ऐसी थी, पहले कैपिलरीज कैसी थी? ऐसी थी। इसमें जो सपोज ये सेल है, ये जितने भी लाइंस है ना, इमेजिन करो ये सेल्स है। तो पहले इन सेल्स के बीच में पर छोटी छोटी जगह थी, पहले इन सेल्स के बीच में छोटी छोटी जगह थी। पर जब इंटरल्यूकिन्स रिलीज हो गए, जब इंटरल्यूकिन्स क्या हो गए? रिलीज हो गए, तब इन सेल्स के बीच में बड़ी बड़ी जगह हो गई। सी, इन सेल्स के बीच में बड़ी बड़ी जगह हो गई, तो इसको बोलते हैं इंक्रीज परमेबिलिटी। सी, इस ये छोटी छोटी जगह और ये बड़ी बड़ी जगह। तो जब इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेफ्रोटिक फैक्टर अल्फा जब रिलीज होता है, और भी होते हैं, ब्रेडिकाइनिन्स होते हैं, हिस्टामिन्स होते हैं। मैं ना जब आपको इम्यूनोलॉजी पढ़ाऊंगा, शॉक के बाद में इम्यून सिस्टम ही स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, तो जब मैं इम्यून सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा उसमें आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि जब भी इंटरल्यूकिन्स रिलीज होते हैं तो क्या होता है? वैस्कुलर परमिएबिलिटी, मतलब ब्लड वेसल्स की क्या होती है?
परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड जो है ना आपके ब्लड वेसल से लीक कर जाएगा आउटर इंटरस्टिशियम में। अब याद करो, अगर आउटर इंटरस्टिशियम में फ्लूइड लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से होगा रिड्यूस इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो हमारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वीनस रिटर्न डिक्रीज हो गई है ना, उसकी वजह से बीपी डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से मीन आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज होगा और फिर हो जाएगा शॉक। वो सारी कहानी आपको आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, और ये किसकी वजह से हुआ, ये इंटरल्यूकिन्स की वजह से हुआ। अच्छा, तो ये तो हुआ पहला काम। दूसरा काम क्या है इंटरल्यूकिन्स का, ये जाते हैं ब्रेन में। ब्रेन में भी किधर, हाइपोथैलेमस में। और आपको पता है ना, हाइपोथैलेमस इज अ सेंटर फॉर आवर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना। तो ये क्या करता है हाइपोथैलेमस, इट इंक्रीज द टेम्परेचर, बॉडी की टेम्परेचर क्या करता है, बढ़ा देता है। तो अगर सोचो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो आप हॉट महसूस करोगे, उस टाइप से हॉट नहीं, वो नहीं, गरम गरम, ठीक है, आप वार्म महसूस करोगे। तो हॉट बोलने से अच्छा बोलो वार्म, इसको बोलते हैं वार्म शॉक। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ गई। अच्छा, जितने भी अभी तक हमने बात की, हाइपोवॉल्मिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, क्या मैंने कभी आपको बोला कि आपकी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ेगी? नहीं बोला। क्यों, क्योंकि दिस इज द ओनली शॉक जिसमें आपकी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ती है। कौन सी, ये वाली सेप्सिस शॉक? नहीं, ऑल द शॉक, ये वाली जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है ना, जो हमारी ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है, इसमें क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सी, बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, वार्म शॉक। क्या बोलते हैं इसको, वार्म शॉक। तो वार्म शॉक इज प्रेजेंट इन ऑल डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। कौन कौन से होते हैं वो, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ध्यान से एक बात बताओ, आपको ये तो पता था ना कि जो वार्म शॉक है उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होगी, वेजोडाइलेशन एंड टैकीकार्डिया, ठीक है। सो देयर इज अ वेजोडाइलेशन प्लस टैकीकार्डिया इन दिस केस। कौन से केस में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में। आपको समझ आया क्या, क्यों? अच्छा, आपको पता है ना कि जब भी आपके बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आपको बुखार लगता है, तो वही तो है वार्म शॉक का मतलब। क्या, आपको बुखार है प्लस आपको शॉक है, उसको बोलते हैं वार्म शॉक, तो बुखार वाला शॉक, ठीक है। चलो अब सुनो, जो हमारा ये बैक्टीरिया था, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अब ये बैक्टीरिया कहीं पे भी आपको इन्फेक्ट कर सकता है, आपके जीआईटी में इन्फेक्ट कर सकता है, आपके लंग्स में इन्फेक्ट कर सकता है, किडनी में, यूरिनरी ब्लैडर में, है ना, स्किन पे, कहीं पे भी। जैसे हमारे स्किन पे कौन सा फ्लोरा होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, है ना, स्टेफाइलोकोकस डर्मेटाइटिस, ठीक है। चलो सी, तो जो सेप्टिक शॉक है वो क्या है, सपोज आपको लंग में कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे टीबी हो गया, मान लो टीबी हो गया, या फिर कोई लंग का इन्फेक्शन हो गया, तो अगर वो इन्फेक्शन ब्लड में चली गई, तो वहाँ पे तो माइक्रोफेजेस है, वहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम है, तो वो इम्यून सिस्टम क्या करता है, उस बैक्टीरिया को मार देता है, और उसकी वजह से क्या रिलीज करता है, इंटरल्यूकिन्स। और अगेन इंटरल्यूकिन से क्या होगा, वेजोडाइलेशन और इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर प्लस वेजोडाइलेशन ड्यू टू इंटरल्यूकिन्स एंड साइटोकाइनिन्स, तो क्या होगा, फ्लूइड लॉस होगी और बंदा शॉक में चला जाएगा। अगेन मायोकार्डाइटिस हो गया, अगर हार्ट में इन्फेक्शन हुआ है तो भी ब्लड में जा सकता है। अगेन आपको लीवर में इन्फेक्शन हुआ है, आपको जीआईटी में इन्फेक्शन हुआ है, वो भी कहाँ जा सकती है, ब्लड में जा सकती है। तो कहीं भी इन्फेक्शन, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हुआ हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो ब्लैडर हो, चाहे वो ऑस्टियोमाइलाइटिस का केस हो, है ना, होता है ना ऑस्टियोमाइलाइटिस का केस, बॉडी ऑस्टियोमाइलाइटिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ द दिस बोन्स, इसका केस है। या फिर आपको डर्मेटाइटिस हो गया है, मतलब कोई भी आपको स्किन पे कोई भी लीजन्स है, उस अगर वो सारी बैक्टीरिया, वायरस बोल रहा हूँ, वो सारे बैक्टीरियाज अगर आपके ब्लड में चले गए तो आपको क्या हो जाएगा, सेप्टिक शॉक, इसको बोलते हैं सेप्सिस। अच्छा, सेप्सिस को इसको बोलते हैं
सेप्सिस बोलते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द ब्लड को बोलते हैं सेप्सिस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द ब्लड इज कॉल्ड सेप्सिस। एंड इसी सेप्सिस की वजह से अगर शॉक हो रहा है तो क्या बोलेंगे, सेप्टिक शॉक। एंड दिस इज वेरी डेंजरस, ठीक है, राइट। एक्चुअली द होल शॉक इज़ वेरी डेंजरस। आपको पता है शॉक बहुत खतरनाक बीमारी है, मतलब ये बीमारी नहीं है पर एक कंडीशन है, बहुत खतरनाक है। चलो आपको ये समझ आया क्या पूरा सेप्टिक शॉक क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब आप इम्यूनोलॉजी पढ़ाऊंगा ना आपको, फिर मैं आपको बैक्टीरिया के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा, फिर ना आपको ये सब हलवा लगेगा। कैसा लगेगा, हलवा, जो कि आप खाओगे नहीं क्योंकि आपको बदमाश, आप पढ़ते नहीं हो ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज एनाफाइलेटिक शॉक। अच्छा आपको पता है एनाफाइलेक्सिस का मतलब क्या होता है, पता है क्या, नहीं पता, चलो सुनो। सपोज आपने कोई एंटीबायोटिक्स खाई है ना, या आपके बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, या फिर आपको एक प्यारी सी मक्खी काट के चली गई, है ना, प्यारी है ना ये, इसके ऊपर सींग थोड़ी है भाई, तो कोई मधुमक्खी काट के चली गई, तो उसकी वजह से क्या होता है आपकी बॉडीज में क्या आते हैं, फॉरेन एंटीजन आते हैं, एलर्जेंस। क्या नाम है उनका, एलर्जेंस, है ना, जैसे पॉलन ग्रेन, कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई एंटीबायोटिक्स, कोई फॉरेन बॉडीज, ये सब क्या होते हैं, एलर्जेंस होते हैं। और ये एलर्जेंस क्या करते हैं आपके मैक्रोफेजेस को, या फिर आपको ईएसनो जो आपके बॉडी में होते हैं ना ईओसिनोफिल्स, इनको क्या करता है, सैनिटाइज कर देते हैं, राइट। सैनिटाइज का मतलब क्या, सैनिटाइज बोल रहा हूँ, सेंसिटाइज्ड मतलब जो आपके जो इम्यून सिस्टम है उनको हाइपर एक्टिव कर देते हैं। क्या करते हैं उनको बेटा, हाइपर एक्टिव। तो अगर कोई एंटीबायोटिक खाई आपने जो आपको नहीं जम रही, उससे आपको एलर्जी है, या फिर कोई बी काट के चली गई, जैसे होता है ना कहीं, सपोज याद करो, किसी को कभी देखा है कि किसी ने कि मधुमक्खी जब आंखों पे काट के चली जाती है तो आंख इतना बड़ा फूल रहता है ना, क्यों क्यों, अभी बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये जितने भी पार्टिकल्स है ना, ये फॉरेन पार्टिकल है, इनकी वजह से क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। और अगेन इम्यून सिस्टम अगर हाइपर एक्टिव हो गया तो इम्यून सिस्टम क्या रिलीज करेगा, साइटोकाइन्स। कौन कौन से, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेफ्रेटिक फैक्टर अल्फा, ब्रेडिकाइनिन्स, और भी होती है कैलिकारिन, और भी बहुत सारे होते हैं, सब सिखाऊंगा, ठीक है। हिस्टामिन्स, ये सब कहाँ रिलीज होते हैं, ब्लड में रिलीज होते हैं। तो जहाँ भी वो रिलीज होंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, वेजो डायलेशन। अगर वेजो डायलेशन हो गया तो क्या होगा, इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी, और उसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड लॉस। तभी तो अगर मक्खी काट के चली गई तो आंख इतना बड़ा फूल जाता है, क्यों, क्योंकि उस रीजन में क्या होता है, वेजो डायलेशन। वेजो डायलेशन हो गई तो क्या होगा, बहुत सारे फ्लूइड यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगेंगे। समझ आया कि आपको, क्यों बी मतलब क्यों आपको अगर कोई मधुमक्खी काट के चले गई तो आपका आँख क्यों फूल जाता है, इसीलिए। आप सुनो, जैसे ही आपका वेजो डायलेशन हुआ तो क्या कम हो जाता है, एसवीआर। एसवीआर का मतलब क्या होता है, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस, है ना। आप इमेजिन करो ना, आप गार्डन में बैठ के पाइप से पानी दे रहे हो, तो अगर उस पाइप को ऐसे दबा दोगे तो पानी की फोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर उसी को वापस छोड़ दोगे तो पानी की फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। यानी कि जब दबा रहे थे तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। याद करो अपनी सारी फिजिक्स 11 12 की, वही सारी लगानी है भाई। जब आप दबा रहे थे तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, तो क्या हो रहा था, बीपी इंक्रीज हो रही थी। और आप जब डायलेट कर रहे थे तो रेजिस्टेंस कम हो रही है, यानी कि सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो रही है, तो बीपी कम हो जाएगी, है ना। तो जब वेजो डायलेशन होता है तो क्या होता है, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हुई तो क्या कम होगा, बीपी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बीपी इज इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट इनटू सिस्टमिक रेजिस्टेंस, है ना। तो सिस्टमिक रेजिस्टेंस कम हुआ, बीपी कम हो गया। बीपी कम हुआ तो मीन आर्टेरियल प्रेशर कम हो गई। मीन आर्टेरियल प्रेशर कम हुआ तो शॉक हो गया ना, शॉक। ऐसे ही होता है एनाफाइलेटिक शॉक, ठीक है। अब सुनो, जो ये एनाफाइलेटिक शॉक है ना, इसको बोलते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। 4 टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं, जिसमें से टाइप 1 क्या होता है, ये मधुमक्खी का काटना। और इसको मीडिएट कौन करता है, किसकी वजह से होता है ये, IgE एंटीबॉडी से।
तो हो सकता है आपको वाइवा में ये पूछ ले कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन सी है, तो एनाफाइलेटिक रिएक्शन होती है, उसकी वजह से क्या होता है, एनाफाइलेटिक शॉक होता है। और कौन सी इम्यूनोग्लोबिन मेंटेन करते हैं इसको, तो IgE की वजह से होता है ये, ठीक है। चलो, तो हमने एनाफाइलेटिक शॉक भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे न्यूरोजेनिक शॉक। ये बहुत आसान है। इसमें क्या होता है, आपको पता है ना कि आपके हार्ट पे 2 टाइप की एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करती है। कौन कौन सी, पैरा सिंपैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, फाइट एंड फ्लाइट, मतलब भाग दौड़ वाला, है ना, डेयरिंग वाला सिचुएशन, जिसमें आपको क्या होता है, बहुत एक्टिव हो जाते हो, उसमें क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है, रिलैक्स, एकदम चिल मारो, पैर पे पैर लगा के कार्टून देखो, रिलैक्स सिचुएशन। तो जस्ट इमेजिन करो कि आपको एक्सीडेंट हो गया, चलो आपको क्या होगा, किसी को एक्सीडेंट हो गया, आपके पेशेंट को क्या होगा, एक्सीडेंट हो गया। तो उस एक्सीडेंट में क्या हुआ, आपका जो सिस्टमिक आउटफ्लो है, सिस्टमिक आउटफ्लो पता है ना आपको क्या होता है, T1 से लेकर T12, है ना, थोराको लंबर आउटफ्लो, T1 टू थोराको लंबर आउटफ्लो, जो हमारा यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स होते हैं ना, स्पाइनल नर्व्स, तो थोरैक्स रीजन से जो आते हैं और जो लंबर रीजन से आते हैं उनको बोलते हैं हम थोराको लंबर आउटफ्लो। तो दिस थोराको लंबर आउटफ्लो इज सिंपैथेटिक फ्लो। तो सिंपैथेटिक फ्लो का मतलब क्या, इनकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, और आपको पता है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। क्या करता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपैथेटिक, दिस इज द कॉन्सेप्ट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, what it does, it increases heart rate, it increases BP, ब्लड प्रेशर। तो जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, इंक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज बीपी। जस्ट इमेजिन कि आपके पेशेंट का क्या हुआ, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में क्या हुआ, जो थोरैको लंबर आउटफ्लो था, जिसको हम सिंपैथेटिक आउटफ्लो बोलते हैं, अगर वो खराब हो गया तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ नहीं पाएगा, बीपी नहीं बढ़ पाएगी, तो हार्ट में क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। सी, हार्ट रेट क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, हार्ट रेट डिक्रीज हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होने से वजह से क्या होगा, हमारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया। और आपको पता है इसी को तो शॉक बोलते हैं, कि आपका हार्ट रेट डिक्रीज हो गया, आपको स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, आपका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया, आपका बीपी डिक्रीज हो गया, मीन आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज हो गया, शॉक हो गया, है ना। चलो, वेसल्स में क्या होता है, वेसल्स में आपको पता है ना, सिस्टमैटिक जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो अगर सिंपैथेटिक आउटफ्लो खराब हो गया तो वेजो कंस्ट्रिक्ट हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा, वेजो डायलेशन। इसलिए क्या होता है, जो हमारा सिस्टमिक वास्कुलर रेसिस्टेंस जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। वेजो डायलेशन हुआ तो क्या होगा, रेसिस्टेंस डिक्रीज हो गई, रेसिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गई। अब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गई तो क्या हो जाएगा, वही अगेन शॉक वाली चीज़ें। तो अब देखो, ब्रैडिकार्डिया किसकी वजह से, ड्यू टू द लेस सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़, है ना, सिंपैथेटिक एक्टिविटी खत्म हो गई तो हार्ट क्या हो गया, धीरे धीरे पंप कर रहा है, अब हार्ट रिलैक्स हो गया, हार्ट एक्टिव नहीं हो पा रहा ज़्यादा, ठीक है। चलो, अच्छा यहाँ देखो, सिस्टमिक एक्टिविटी लॉस हो गई तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस सिस्टमिक वास्कुलर रेसिस्टेंस। सिस्टमिक वास्कुलर रेसिस्टेंस कम हो गया तो क्या हो जाएगा, वेजो डायलेशन हो जाएगा, और वेजो डायलेशन का मुँह पता है क्या, फ्लूइड लॉस, है ना अगेन। और ऐसे ही बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर कम हो गया, यहाँ पे फ्लूइड लॉस लिखने से अच्छा लिखो ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, बीपी डिक्रीजेस, है ना। आपको अभी तक तो सारा कॉन्सेप्ट आ गया होगा ना, क्योंकि हम तब से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत आसान है, सब कुछ बहुत आसान है, ठीक है, बस पढ़ते रहो, मज़ा आ जाएगा सब कुछ में। चलो, तो हमने क्या किया, हमने ये भी पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब हम आते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे, कि आपका पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट मत भूलना
कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक इज ऑल्सो वार्म शॉक। इसका मतलब क्या, इससे पहले जितने भी शॉक हमने पढ़े थे वो क्या था, कोल्ड शॉक था, है ना। अच्छा, ये वार्म शॉक और कोल्ड शॉक कैसे डिस्टिंग्विश करोगे अपने पेशेंट में। वार्म शॉक में क्या हुआ, वेजोडाइलेशन हुई है ना। तो क्या हुआ, जो आपकी पेरिफेरीज है ना, जो आपके हाथ है, उंगलियां है, उसमें क्या होगा, वेजोडाइलेशन, तो ब्लड फ्लो इसमें बढ़ जाएगा। अरे वेजोडाइलेशन करोगे तो ब्लड फ्लो क्या होता है, बढ़ जाता है। जब वेजो कंस्ट्रक्शन करते हैं ना हम, तो क्या होता है, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाती है। और ये वार्म क्यों हुआ, कोल्ड क्यों हुआ, ये आप पता है कब पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे ना कि रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर इन द ह्यूमन बॉडी। दिस इज अ चैप्टर जो गाइटर में है। जब आप ये चैप्टर पढ़ लोगे ना तो आपको समझ आएगा कि वेजोडाइलेशन से बॉडी वार्म क्यों होती है, वेजो कंस्ट्रक्शन से बॉडी कोल्ड क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे हमें अच्छे से सिखाया गया है। तो अभी आप बस इतना याद रखो कि जब भी वेजोडाइलेशन होगी तो बॉडी क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। तो आप मुझे ये बताओ, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक में, ये तीनों में क्या हो रहा था, वेजोडाइलेशन। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी वार्म हो जाएगी। ठीक है, आपको एक राज की बात बताता हूँ। वेजोडाइलेशन इज वन ऑफ द मेथड टू रेडिएट हीट आउट फ्रॉम द बॉडी। अगर आपकी बॉडी की टेम्परेचर ज़्यादा हो गई ना तो वेजोडाइलेट हो जाती है। उससे क्या होता है, हीट जनरेट बाहर ज़्यादा निकलती है। जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा ना आपको, मैं तब सिखाऊंगा आपको, तो आपको समझ आया क्या। तो वार्म शॉक किस में होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में, है ना, इन तीनों में। तो बाकी जितने भी शॉक थे उसमें क्या होगा, कोल्ड शॉक, है ना। चलो अब सुनो, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। सबसे पहले तो जो आपका पेशेंट आएगा उसको क्या होगा, कोई ना कोई इन्फेक्शन हुई होगी, है ना। जैसे कि सपोज वो सेप्टिक शॉक का पेशेंट है तो उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ होगा, प्लस हाइपोटेंशन तो होगा ही ना, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम है। एंड रेस्ट ऑल द सिम्टम्स आर सेम। कौन कौन से, वो डिजीनेस, वीकनेस, वो सारा हाइपोटेंशिव, वो सब सिम्टम्स सेम होंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया हमारा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। अरे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने बताया ना क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसा होगा, वो सेम है, वो फिर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। उधर पढ़ लिया इधर पढ़ लिया, सेम ही है, बस दिमाग लगाना है कौन सा केस है तो कैसा पेशेंट आएगा ना। ट्रीटमेंट क्या करोगे, अगेन वही IV फ्लूइड्स, तो अगर फ्लूइड की कमी है तो, है ना। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए क्या दोगे, एंटीबायोटिक्स दोगे, है ना। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक्स दोगे ना, ठीक है। एंटीहिस्टामिन्स फॉर द एलर्जी है तो एंटीहिस्टामिन दोगे। एनाफाइलेटिक शॉक में क्या होता है, एलर्जी होती है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो कि एनाफाइलेटिक शॉक थी, है ना। उसमें क्या होता है, एलर्जी की वजह से होता है वो, तो एंटीहिस्टामिन दे दोगे तो ठीक हो जाएगा। समझे क्या। चलो हमने ना सब कुछ पढ़ लिया, वी आर डन विथ आवर शॉक। MBBS पढ़ने का शौक हमने पूरा कर लिया। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई कैसा लगा ये वीडियो, है ना। मतलब ये नहीं, मतलब पूरी उसकी सीरीज़, शॉक की सीरीज़, क्योंकि ये शॉक वाली सीरीज़ मतलब मेरी तो फेवरेट है अभी तक की। चलो टाटा, बाय बाय।